साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष रीतिकाल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। रीतिकाल से 2 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको रीतिकाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि रीतिकाल किसे कहते हैं, यानी संवत 1700 से 1900 तक के काल को रीतिकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला काल है वह है आदिकाल, जिसकी समय सीमा है संवत 1050 से 1375 तक। तो संवत 1050 से 1375 तक के काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है और 1375 से 1700 तक के काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और संवत 1700 से 1900 तक के काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है और संवत 1900 से अब तक के काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो आपके सिलेबस में रीतिकाल और आधुनिक काल आपको पढ़ना है। आज मैं आप लोगों को रीतिकाल पे जानकारी दूंगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को आधुनिक काल को पढ़ाऊंगा, क्योंकि आधुनिक काल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आधुनिक काल को भी विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता। इस तरह से उसके भी विभिन्न कालखंड हैं, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पहले हम आपको रीतिकाल समझा देते हैं, उसके बाद आधुनिक काल समझाएंगे। वहां से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए अपने रीतिकाल पर कि रीतिकाल किसे कहा जाता है। रीति का मतलब होता है एक परंपरा। परंपरा कौन सी थी? आचार्यत्व की परंपरा, पांडित्य प्रदर्शन की परंपरा, अपने ज्ञान का, अपने शौर्य दिखाना, यानी हम कितना ज्ञानी हैं, यह रचनाओं के माध्यम से रीतिकाल के कवि दिखाते थे। वो लक्षण ग्रंथ लिखते थे और उसी लक्षण ग्रंथों पर उदाहरण प्रस्तुत करते थे, जैसे रस पे, छंद पे, अलंकार पे, काव्य गुण पे, काव्य दोष पे, ध्वनि पे, इन पर काव्य लिखते थे और उन्हीं के उदाहरण लक्षण स्वरूप प्रस्तुत करते थे। तो इस काल में संवत 1700 से 1900 तक के काल में सबसे ज्यादा रीति परंपरा ही हावी रही, इसलिए इस पूरे काल को ही रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। कदा कि वे ग्रंथ जो काव्यांग विशेष का मतलब कि रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि, काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर लिखा गया हो, उसे रीति कहते हैं। यह परंपरा जिस काल में दिखाई दी, मैंने अभी आप लोगों से कहा कि उस काल में संवत 1700 से 1900 तक के काल में रीति की परंपरा ही, आचार्यत्व प्रदर्शन ही प्रमुखता पर रहा, इसलिए इस काल को ही रीतिकाल के नाम से जाना गया। क्योंकि रीतिकाल की जो सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है वह रीति निरूपण है, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, और दूसरी प्रवृत्ति इसकी है श्रृंगारिकता। तो पहली प्रवृत्ति क्या है? आपसे पूछ देगा कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन है, या रीतिकाल की इनमें से कौन सी प्रवृत्तियां हैं। तो पहली प्रवृत्ति रीति निरूपण यानी लक्षण ग्रंथ लिखने की प्रधानता, और दूसरी प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की थी। अब प्रश्न आता है कि संवत 1700 से 1900 तक के काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो रीतिकाल आपको समझ में आया होगा कि जिस काल में लक्षण ग्रंथ लिखने की प्रधानता रही, उस काल को रीतिकाल कहते हैं। और रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक रही है। अब रीतिकाल को किसने क्या कहा, यह आपको जानना है। एक प्रश्न यहां से भी आता है
कि रीतिकाल को किसने क्या कहा। तो रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है। तो ये 4 प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा, यह पूछे जाते हैं आपसे। एक बार पुनः समझ लीजिए कि संवत 1700 से 1900 तक के काल को रीतिकाल कहा गया है। आपसे पूछा जाता है कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है, तो संवत 1700 से 1900 तक है। अगर इसे सन में पूछ दिया जाए तो इसमें से 57 वर्ष घटा देंगे, यानी 1643 से 1843 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल कहा गया है। अब रीतिकाल को किसने क्या कहा है, क्या नाम दिया है, तो रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। मैंने अभी आपसे बताया था कि एक तो रीति निरूपण और श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति के कारण ही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। और इसकी तीसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह अलंकारिकता है। तो अलंकारों का अधिक प्रयोग हो रहा था, सभी अलंकारों का प्रयोग हो रहा था, इसलिए इसने क्या कहा, अलंकृत काल कहा। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है। तो ये आपको 4 चीजें याद रखनी है। ये प्रश्न आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। पहला प्रश्न कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है, तो संवत 1700 से 1900 तक के काल को रीतिकाल कहा जाता है। अब रीतिकाल को किसने क्या नाम दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है। तो ये 4 प्रश्न आप लोगों को याद होने ही चाहिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब बात आती है रीतिकाल का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है। तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना जाता है। यह आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को कहा जाता है। लेकिन रीतिकाल के प्रवर्तन में मतभेद है। कुछ विद्वान हैं जो अलग अलग मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और रीति की अखंड परंपरा के कारण। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रीति की अखंड परंपरा की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कौन है, तो रीति की अखंड परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कौन माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। उसके बाद आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं कालक्रम की दृष्टि से। अगर कालक्रम के दृष्टि से पूछा जाए कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तो कृपाराम। लेकिन आपसे केवल पूछा जाए कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को कहा जाता है। यह आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यही आपका प्रश्न होगा। अगर शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाएगा तो शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार पूछा जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। क्लियर हो गई बात। अब आती है रीतिकाल की प्रवृत्ति की बात। रीतिकाल में
कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां रही? तो रीतिकाल में सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रही रीति निरूपण की, यानी लक्षण ग्रंथों की रचना उस काल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रही। दूसरी प्रवृत्ति रही श्रृंगारिकता की। जितने भी कवि थे वह दरबारी कवि थे, अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में श्रृंगारिक काव्य लिखते थे, उनके गुणगान में। उसके बाद अलंकारिकता, अलंकारों का प्रयोग उस काल में खूब होता था। और चौथी प्रवृत्ति है ब्रज भाषा का प्रयोग। उस समय काव्य की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। 1900 से 1918 के बीच में जब द्विवेदी युग आता है तो द्विवेदी युग में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य की जो प्रमुख भाषा रखी वह खड़ी बोली रखी। उससे पहले काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है। तो ये 4 दिखाई देगा, इनमें से कोई 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा। या पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल की प्रवृत्ति है, तो इनमें से कोई 1 रहेगा और 3 नहीं रहेंगे। तो इस तरह से दोनों चीजें आपको याद रखना है कि कौन सी प्रवृत्ति है और निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो इस तरह से आपके इस पर प्रश्न बनेंगे। अब आती है बात रीतिकाल के वर्गीकरण की। तो रीतिकाल का जो वर्गीकरण किया गया है वह 3 भागों में किया गया है। एक रीतिबद्ध कवि, दूसरा रीति सिद्ध कवि और तीसरा रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवि वे कवि थे जो रीति की परंपरा पर चल करके काव्य लिखे, यानी जिन्होंने रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष इन पर रचनाएं की, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया। और रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर, भिखारीदास, भूषण और ग्वाल कवि आते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए कि रीतिबद्ध वे कवि थे जो रीति की परंपरा में, यानी जो लक्षण ग्रंथ लिखे, जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की, जिन्हें पांडित्य प्रदर्शन करना था, अपने विद्वता का प्रदर्शन करना था, उन लोगों ने काव्य रचनाएं की और उन्हीं काव्य रचनाओं पे उनके उदाहरण स्वरूप उन्होंने लक्षण लिखे। ऐसे कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा गया है। तो रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर, भिखारीदास, भूषण और ग्वाल आते हैं। रीति सिद्ध कवि वे कवि जिन्हें रीति की परंपरा की पूरी जानकारी थी, लेकिन काव्य रचना करते हुए उन्होंने इस परंपरा का निर्वहन अपने काव्य में नहीं किया, यानी उन्हें रीति ग्रंथ लिखने की जानकारी थी, लेकिन उन नियमों को उन्होंने अपनी रचनाओं में आत्मसात नहीं किया, उन नियमों के अकॉर्डिंग उन्होंने रचना नहीं की, लेकिन वो रीति में सिद्धहस्त थे, यानी रीति में निपुण थे। ऐसे कवियों की श्रेणी में, यानी रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में एकमात्र कवि बिहारी आता है। अब आती है बात रीति मुक्त कि रीति मुक्त किसे कहा जाता है। रीति मुक्त वे कवि थे जो रीति की परंपरा से बिल्कुल दूर रहे। उन्होंने हृदय में जो बातें आई उन्हें ही अपनी कविताओं में उन्होंने सुनाया, उसी पर उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की। वो स्वच्छंद कवि कहे गए, यानी रीति मुक्त कवि को स्वच्छंद कवि भी कहा जाता है। और रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये लोग आते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए कि रीति सिद्ध कवि वे कवि थे जिन्हें रीति की परंपरा के बारे में जानकारी थी,
लेकिन उन्होंने इस जानकारी को अपनी रचनाओं में नहीं दिखाया। रीतिमुक्त वे कवि थे जो रीति की परंपरा से दूर रहे, उन्हें हृदय में जो बातें आई उन्हीं हृदय की बातों को उन्होंने अपनी रचनाओं में उतारा। तो ऐसे कवियों को रीतिमुक्त कवि कहा गया, स्वच्छंद कवि कहा गया। और स्वच्छंद कवि या रीतिमुक्त कवियों की श्रेणी में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आते हैं। और रीतिकाल में एकमात्र कवि भूषण एकमात्र ऐसे कवि हुए जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी इनकी रचनाएं हैं। तो भूषण, आपसे पूछा जाए कि रीतिकाल में ऐसा कौन सा कवि था जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी, तो भूषण ही एकमात्र ऐसा कवि है जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं। अब इस पर एक प्रश्न बनता है, वह कैसे बनता है समझ लीजिए कि इनमें से दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि है। तो रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, देव, पद्माकर, भिखारीदास, भूषण और ग्वाल आते हैं। यानी आपको रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी को याद रखना है कि कौन सा कवि रीतिबद्ध है। फिर क्या प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध कवि है। तो कौन कवि है? बिहारी एकमात्र ऐसा कवि है जो रीति सिद्ध कवि है। फिर प्रश्न क्या पूछेगा कि रीति मुक्त कवि कौन है। तो कौन रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में है? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये 5 रीति मुक्त कवि हैं और ये एक रीति सिद्ध कवि है। बाकी जो बचे वह कौन है? रीतिबद्ध है। आपको अगर ये लगता हो कि हम याद नहीं कर पाएंगे तो आप एक तो रीति सिद्ध को, बिहारी को, रीति मुक्त को घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव को याद रखिए। इनके सिवाय जो बचेंगे आप रीतिबद्ध में उन्हें गिन लीजिएगा। तो इस तरह से एक प्रश्न रीतिकाल के वर्गीकरण पर पूछा जाता है कि कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है या कौन सा रीति सिद्ध है या कौन सा रीति मुक्त है या कौन सा रीति मुक्त में नहीं है। तो इनमें से 3 देकर के एक को इसको दे देगा तो ये नहीं है। पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है तो इनको दे देगा, एक इसको दे देगा। तो ये तीनों रीतिबद्ध नहीं है, ये रीतिबद्ध है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग रीतिकाल का वर्गीकरण बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि कौन सा कवि किस वर्ग में है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि रीतिकाल के कवियों की क्या क्या रचनाएं हैं, क्योंकि रचनाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से कवि कौन कौन सी रचना किए हैं। केशवदास ने विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका और वीर देव सिंह चरित ये लिखे हैं, जिसमें से केशवदास की सबसे इंपॉर्टेंट रचना है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ये पूछी जाती है। सबसे ज्यादा केशव की रामचंद्रिका पूछी जाती है। रामचंद्रिका में केशवदास ने बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो केशवदास की जो रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और विज्ञान गीता, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं केशवदास की, ध्यान रखना है। किस किस को? रामचंद्रिका को, रसिक प्रिया को और कवि प्रिया को और विज्ञान गीता को। इन 4 रचनाओं को, केशवदास की रचनाओं को याद रखना है। अब आती है चिंतामणि की बात। चिंतामणि ने रस विलास और कविकुल कल्पतरु 2 रचनाएं, चिंतामणि की 2 रचनाएं हैं, रस विलास और कविकुल कल्पतरु। उसके बाद मतिराम,
मतीराम की रसराज और ललित ललाम। मतीराम की रचना पूछी जाती हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। रसराज इनकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो मतीराम की जो रचना है रसराज, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रस से संबंधित रचना है। फिर आता है देव। देव की भाव विलास रचना सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। यह रचना कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन में 4-5 बार पूछ ली गई है, इसलिए देव की जो रचना है भाव विलास, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। यह रचना 4-5 बार पूछी गई है, इसलिए देव की भाव विलास रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद फिर अष्टयाम पूछी जाती है। देव की रस विलास भी इन्हीं की है, भवानी विलास भी है और सुजान विनोद भी है। तो देव की जो रचनाएं हैं वह कौन कौन सी आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो भाव विलास, उसके बाद अष्टयाम और सुजान विनोद। देखिए, सुजान विनोद देव की रचना है और सुजान हित, सुजान सागर यह घनानंद की रचना है। यानी सुजान सागर अगर पूछ देगा तो घनानंद की रचना है, और अगर सुजान विनोद पूछ दिया, जहां विनोद की बात आ जाए तो वहां देव हो जाएगा, और जहां घनानंद की बात आएगी यानी सुजान सागर की बात आएगी तो वो घनानंद की, सागर घनानंद, और यहां पर विनोद तो देव, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है पद्माकर की। तो पद्माकर की रचना है पद्माभरण और जगत विनोद। तो पद्माकर की जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है वह जगत विनोद है, ये आप याद रखिएगा कि जगत विनोद पद्माकर की रचना है। यह रचना पूछी जाती है आपसे, इसे याद रखिएगा। उसके बाद भिखारी दास। भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय और रस सारांश है। इनकी रस सारांश रचना पूछी जाती है। अब आते हैं भूषण। भूषण की जो रचना है वह शिवराज भूषण है और शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि भूषण रीतिकाल में बीरस का कविता लिखने वाला कवि है, और इसने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये 3 रचनाएं लिखी हैं। तो भूषण की रचना है शिवराज भूषण। भूषण नाम से ही इनमें भूषण यहाँ भी है तो भूषण यहाँ भी है, तो इस तरह से एक रचना तो ऐसे ही हो जाएगी। यहाँ भी शिव है तो यहाँ भी शिव है, ठीक है। तो ये भूषण की शिवा बावनी और शिवराज भूषण, उसके बाद छत्रसाल दशक, तो ये हो गए भूषण। अब आते हैं बिहारी। रीति सिद्ध कवि में बिहारी। तो बिहारी जो है बिहारी सतसई लिखे हैं। कौन सी रचना लिखे हैं? बिहारी सतसई। केवल इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। इस बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा जाता है। बिहारी सतसई के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिहारी के दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यह देखने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ बहुत ही गूढ़ होता है। इसलिए बिहारी की जो कवि रचनाएं हैं, केवल एक ही रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। कितने हैं? 719 दोहे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहारी के रचना बिहारी सतसई में कितने दोहे संकलित हैं, तो 719 यही इंपॉर्टेंट रचना है बिहारी सतसई बिहारी की। वहां देगा 713 और 719, ये निश्चित 2 रहते हैं, तो आपको 719 पर निशान लगाने हैं। इस बात को ध्यान रखना, इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। अब बात आती है रीति मुक्त कवियों की। रीति मुक्त कवियों में घनानंद की रचना है इश्कलता और बिरह बारिश। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे और उन्हीं के दरबार में एक सुजान नामक की नर्तकी थी जिससे ये प्रेम करते थे। उसी के कहने पे जब उसने इन्हें धोखा दे दिया तो ये वृंदावन चले गए और उसी के वियोग में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। यानी घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान नामक नर्तकी से। सुजान यहाँ लिया
दो रचनाएं इनकी है सुजान नाम से। तो ये उन्हीं के वियोग में रचना किए हैं इष्टलता, विरह लीला, सुजान हित, सुजान साहित्य। यहाँ घनानंद की रचनाएं। अब आती है बात आलम की। इन्होंने एक रचना लिखा है माधवानल काम कंदला। फिर बात आती है बोधा की। बोधा इश्कनामा और विरह बारिश। इनकी क्या है, विरह लीला है। घनानंद की विरह लीला है, तो बोधा की विरह बारिश है। बोधा भी सुभान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। राजा ने इन्हें भी राज दरबार से बाहर निकाल दिया था। फिर ये राजा को किसी तरह से खुश कर पाए। राजा ने कहा बोलो क्या चाहिए, तो बोले सुभान अल्लाह, यानी हमें कौन चाहिए, सुभान चाहिए। तो फिर बोधा से सुभान की शादी हो जाती है। तो इन्होंने, बोधा ने सुभान के वियोग में दो रचनाएं लिखी, एक तो इश्कनामा और विरह बारिश। उसके बाद ठाकुर, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। द्विजदेव की रचना है श्रृंगार लतिका। एक सेनापति हैं रीतिकाल में जिन्होंने कवित्त रत्नाकर लिखा है। यह भी इंपॉर्टेंट रचना है। ये अगर आप जानना चाहेंगे कि किस परंपरा में आते हैं, तो ये रीति सिद्ध परंपरा में आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवियों को याद रखना है और उनकी रचनाओं को याद रखना है। देव की भाव विलास इंपॉर्टेंट रचना है। अष्टयाम इंपॉर्टेंट रचना है। भूषण की शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक इंपॉर्टेंट है। केशवदास की रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और कवि प्रिया इंपॉर्टेंट है। बिहारी की बिहारी सत्सई इंपॉर्टेंट है। घनानंद की इश्कलता और विरह लीला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बोधा की इश्कनामा और विरह बारिश आपको याद रखनी है। उसके बाद रीतिकाल की प्रवृत्ति निश्चित आपको याद रखनी है कि रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता और ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतिकाल को किसने क्या नाम दिया है, ये आपको याद रखना है। रीतिकाल की समय सीमा क्या है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपको रीतिकाल के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न यहाँ से निश्चित आते हैं। सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इसे तैयार रखेंगे। अगली वीडियो में आएगी आपके लिए, वह आधुनिक काल के लिए आएगी। और इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लिंक खोल करके उसे पढ़ लीजिएगा।